हेलो दोस्तों, नर्सिंग पल्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आप हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो को देख सकें। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोसेफलस के बारे में। हाइड्रोसेफलस दोस्तों क्या होता है, हम इसके बारे में देखेंगे। इसका सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन ब्रेन में CSF का एक्यूमुलेशन एक्सेसिव हो जाता है, इसको हम हाइड्रोसेफलस बोलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं CSF लिम्ब ऑफ CSF अनदर नेम। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को लिम्फ ऑफ CSF भी हम बोलते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है। प्रोडक्शन होता है कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा CSF का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद में देखते हैं कितना प्रोडक्शन होता है। 0.5 ml पर मिनट, 30 ml पर डे, या फिर 500 से 720 ml पर डे, ये CSF का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों इसका प्रेशर। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर कितना होता है। 10 से 50 cm H2O। लाइंग एंड सुपाइन पोजीशन में हमें देखने को मिलता है 10 से 50 cm H2O, यह हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में देखते हैं 3 सेंटीमीटर H2O स्ट्रेंथ। अपराइट पोजीशन में हमें ये देखने को मिलता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं 1 ml ऑफ Hg 1.359 सेंटीमीटर H2O और 1 mm ऑफ Hg 13.6 mm ऑफ Hg पर H2O। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिवाइडेशन करते हैं। H2O को सेंटीमीटर H2O और mm एंड H2O में। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों अमाउंट ऑफ CSF का अमाउंट कितना होता है, जो कि 120 ml होता है, जबकि इस एनक्लेक्स बुक में दे रखा है 125 से 150 ml। उसके बाद में हम देखते हैं CSF मेंटेन ICP। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो ब्रेन में इंट्राक्रैनियल प्रेशर को मेंटेन करता है। नॉर्मली इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है जो कि 5 to 15 mm ऑफ Hg नॉर्मली देखने को मिलता है। इसके बाद में देखते हैं इसका अब्जॉर्प्शन। सब अरेक्नोइड स्पेस बाई सब अरेक्नोइड विलाई के द्वारा इसका एब्जॉर्वेशन होता है। इसके बाद में हम देखते हैं केरोइड प्लेक्सस का नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एपिथेलियन एंड सेल प्रेजेंट। हम देखते हैं CSF फ्लो कैसे होता है। कोरोइड प्लेक्सस से बनने के बाद में यह आता है लेटरल वेंट्रिकल में। लेटरल वेंट्रिकल के द्वारा यह आता है थर्ड वेंट्रिकल में। बाय द इंटरवेंट्रिकुलर ऑफ फोरामेन ऑफ मनरो के द्वारा ये थर्ड वेंट्रिकल में आता है। थर्ड वेंट्रिकल के बाद में ये फ्लो होके फोर्थ वेंट्रिकल में आता है, जो कि बाय द सेरेब्रल एक्वाडक्ट और डक्ट ऑफ सिल्वस, जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि फोर्थ वेंट्रिकल से ये सब अरेक्नोइड स्पेस में आता है। ये देखते हैं कि फोर्थ वेंट्रिकल के
दोबारा सब एरेक्नोइड स्पेस में कैसे आता है तो वो हम देखते हैं। ये 3 तरीके से आता है, सेंट्रल कैनाल, उसके बाद में मीडियन अरेप्टर, उसके बाद में होता है लेटरल अपेरेक्टर। ठीक है, इसको हम लेटरल अपेरेक्टर को फोरामेन ऑफ लुस्का भी बोलते हैं और मीडियन अपेरेक्टर को बोलते हैं फोरामेन ऑफ मेगेंडी। इसके बाद में आता है ये सब अरेक्नोइड स्पेस। सब अरेक्नोइड स्पेस के बाद में एब्जॉर्वेशन हो जाता है ये सब अरेक्नोइड विलाई के द्वारा और जनरल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में मिक्स हो जाता है। उसके बाद में देखते हैं इसके हाइड्रोसिफिलिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें पहला कारण होता है कॉन्जेनाइटल कॉज, कोई भी आनुवंशिक प्रॉब्लम हो जाए उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। दूसरा होता है इसका मैटरनल इन्फेक्शन, जो कि टॉर्च का इन्फेक्शन होता है मोस्टली। इसमें होता है टोक्सोप्लाज्मोसिस, वेरिसिला, सिफिलिस, रूबेला, साइटोमेगलोवायरस और हर्पीस वायरस। इनका इन्फेक्शन होने की वजह से भी ये हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद में देखते हैं कॉन्जेनाइटल ट्यूमर। अगर कोई कॉन्जेनाइटल ट्यूमर हो उसके वजह से भी ये हाइड्रोसिफिलिस देखने को मिल सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्जेनाइटल ब्रेन माल फॉर्मेशन। अगर कॉन्जेनाइटल तरीके से ब्रेन का माल फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन अच्छे तरीके से नहीं होता है, तो उस वजह से भी ये हमें देखने को मिल सकता है। इसमें दो अबनॉर्मलिटी मोस्ट हमें देखने को मिलती है। एरेनॉइड चेरी सिंड्रोम। ये देखो कि एरेनॉइड चेरी सिंड्रोम क्या होता है। ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम हर्नेटेड इन स्पाइनल कॉर्ड थ्रू फोरामेन ऑफ मैग्नम। अगर ब्रेन स्टेम एंड सेरेब्रम हर्निटेड होके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फोरामेन मैग्नम में पहुंच जाती है, उस वजह से एरेक्नोइड चेरी सिंड्रोम हमें देखने को मिल जाता है। इसमें ब्रेन स्टेम होती है 2 प्रकार की, जो कि इसको पॉन्स मिड ब्रेन प्लस मेडुला ऑब्लिंगेटा को मिक्स में हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम क्या होता है। प्रेजेंट इन बेस ऑफ स्कल और ऑक्सीपिटल थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पास। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ये। अब इसमें हमें एक क्वेश्चन देखते हैं, इट कॉज नॉन कम्युनिकेबल हाइड्रोसिफिलिस। नेक्स्ट हम देखते हैं डांडी-वाल्कर सिंड्रोम। डांडी-वाल्कर सिंड्रोम में देखते हैं हम सिस्ट फॉर्मेशन इन फोर्थ वेंट्रिकल एंड नैरोइंग ऑफ फोरामेन मेगेंडी एंड लुस्का। सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है इन फोर्थ वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से नैरोइंग हो जाता है मैंडिबल ऑफ लुस्का। फोरामेन होता है जो नैरोइंग हो जाता है, उस वजह से ये डांडी-वाल्कर सिंड्रोम देखने को मिलता है। ये कि नॉन कम्युनिकेबल हाइड्रोसिफिलिस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, स्टेनोसिस ऑफ सेरेब्रल एक्वाडक्ट। यह होता है थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल के स्टेनोसिस होने की वजह से यह हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में हम देखते हैं इसको हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस भी बोल सकते हैं। ये एक्वायर्ड भी हो सकता है। एक्वायर्ड किस तरीके से होते हैं। मेनिंजाइटिस की वजह से होता है, एनसेफेलाइटिस सेफिलिस की वजह से होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है उस वजह से भी हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर जो मोस्टली मेडुलोब्लास्टोमा जो कि मोस्टली
देखने को मिलता है, इस वजह से हो सकता है। उसके बाद में ब्रेन में कोई इंजरी हो जाए उसके वजह से भी ये देखने को मिल सकता है। इसके बाद में हम इसके डिफरेंस में पता करेंगे कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस किसको बोलते हैं। कम्युनिकेटिंग में हम देखते हैं पहले इम्बैलेंस बिटवीन सीएसएफ प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्वेशन। इसमें सीएसएफ के प्रोडक्शन और एब्जॉर्वेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस होता है। नो ब्लॉकेज इन सीएसएफ फ्लो, इसमें किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज नहीं देखने को मिलता है सीएसएफ फ्लो में। उसके बाद में देखते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग। नॉन कम्युनिकेटिंग को दूसरे नाम से भी जान सकते हैं हम ब्लॉकेज इन सीएसएफ फ्लो, मोस्ट कॉमन इन सेरेब्रल एक्वाडक्ट। इसमें ये नॉन कम्युनिकेबल में देखने को मिलता है। इसके बाद में हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टल में हम देखते हैं पहला मोस्ट कॉमन इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं हेड इज इनलार्ज, हेड की साइज बढ़ जाती है। इन न्यूबॉर्न नॉर्मल होती है 33 सेंटीमीटर माइक्रो सिफेली ऑफ हेड सर्कम्फ्रेंस, मतलब 33 सेंटीमीटर से अगर कम हमें देखने को मिलती हैं इसकी हेड से सर्कम्फ्रेंस, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसिफेली। उसके बाद में दूसरा होता है अगर 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमें अगर हेड की साइज देखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं माइक्रोसिफेली ऑफ हेड सर्कम्फ्रेंस। इसके बाद में हम देखते हैं लिस्ट लाइफ फर्स्ट 3 मंथ में। लाइफ के फर्स्ट 3 जो मंथ होते हैं फिटस के, बेबी के, उसमें हम देखते हैं कि हेड सर्कम्फ्रेंस इंक्रीज मोर देन 1 सेंटीमीटर, जो कि मोस्टली 15 दिन तक ही होती है। हेड सर्कम्फ्रेंस इंक्रीज होता है मोर देन 1 सेंटीमीटर, जो कि शुरू में 15 दिन देखने को मिलता है। देट आल्सो हाइड्रोसेफेलस इंडिकेट, ये हाइड्रोसेफेलस को इंडिकेट करता है। इसमें मोस्ट देखते हैं हम किस तरीके से बच्चे में ये नॉर्मल तरीके से हेड सर्कम्फ्रेंस की साइज बढ़ती है। तो 2 सेंटीमीटर पर मंथ यह नॉर्मली मायने जाती है। फर्स्ट 3 मंथ में हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ती है। उसके बाद में 6 मंथ पर 1 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ती है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 6 से 12 मंथ में 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ इसकी हेड सर्कम्फ्रेंस की साइज बढ़ती है। इसके बाद में थिन वाइड स्प्रेड स्कल बोन प्रोड्यूस ए क्रैकपॉट साउंड ऑन द परकशन। इसमें हाइड्रोसेफेलस में हमें देखने को मिलता है कि क्रैकपॉट साउंड सुनाई देती है, जिसको हम मैकविन साइन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं सन सेटिंग आई। सन सेटिंग आई में हमें देखने को मिलता है कि बच्चे की आंखें ऐसे लगती है जैसे सूर्य छिप रहा हो। शाम के टाइम में हम देखते हैं मोस्टली जैसे सूर्य छिपता है उस तरीके से बेबी की आंखें हमें दिखाई देती है। उसके बाद में देखते हैं बल्जिंग फॉन्टेनेल। अब हम फॉन्टेनेल पे जैसे नॉर्मली पालपेट करके देखते हैं तो फॉन्टेनेल बल्जिंग होता है, वहाँ से उभरा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद में देखते हैं फ्रंटल बुजनिंग, प्रोट्रूशन ऑफ फ्रंट पार्ट। इसके बाद में हम देखते हैं साइन सिम्टम क्या होता है। साइन सिम्टम में देखते हैं इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है, लेथार्जी देखने को मिलती है, नोजिया वोमिटिंग हेडेक देखने को मिलता है,
अटेक्सिया देखने को मिलता है, अवेकनिंग जैसे नींद में उठता है बच्चा, उस तरीके से सिम्टम, ये मोस्टली अर्ली सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इसके लेट साइन। लेट साइन में होता है हाई सीरियल क्राई, उसके सेकंड होती है हाई पिच क्राई, ये हमें मोस्टली देखने को मिलती है। उसके बाद में हम इसके डायग्नोसिस करवाते हैं। डायग्नोसिस में पहला होता है एमआरआई, दूसरा होता है सीटी स्कैन। इसके बाद में हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। मैनेजमेंट ओनली कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस, ओनली कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस का ही हम मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें पहला ड्रग्स होता है एसिटाजोलामाइड, जो कि हम 50 mg पर kg पर डे के हिसाब से बच्चे को देता है। ये क्या करता है कि मोस्टली जो CSF का प्रोडक्शन होता है उसको कम कर देता है। और साथ में देते हैं इसको ग्लिसरॉल। उसके बाद में देखते हैं इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट होता है नॉन कम्युनिकेबल, ये ओनली नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस में किया जाता है। इसमें हम सेंट डालते हैं। सेंट को पहला सेंट है VA सेंट, जिसको वेंट्रो आर्टिकल सेंट भी बोलते हैं। सेंट इन बिटवीन लेटरल वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम, मतलब लेटरल वेंट्रिकल से एक सेंट लेके उसको राइट साइड हार्ट में अपने राइट एट्रियम में डाल दिया जाता है। उसके बाद में देखते हैं VP सेंट, वेंट्रोपेरिटोनियल सेंट। इसमें क्या होता है कि लेटरल साइड के जो वेंट्रिकल होते हैं वहाँ से एक सेंट लेके पेरिटोनियल कैविटी में डाल दिया जाता है। उसके बाद में देखते हैं थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। इसमें मेकिंग ए होल बाई बेस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, इसमें एक होल क्रिएट किया जाता है जिससे CSF का फ्लो नॉर्मल हो सके। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलोस्टोमी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम देखते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें देखते हैं हम प्री ऑपरेटिव क्या क्या करते हैं। इसमें एक मेट्रेस यूज प्रिवेंट प्रेशर श्योर, मतलब एक विशेष मेट्रेस आता है जिसमें एक के साइज के से गुब्बारे के साइज के से वहाँ पे उभार होते हैं मेट्रेस पे, वो मेट्रेस यूज करते हैं। या फिर वाटर वाला मेट्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बेबी के प्रेशर की वजह से वहाँ पे अल्सर ना हो सके। उसके बाद में हम देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। इसमें करते हैं अनऑपरेटेड साइज पोजीशन प्रोवाइड टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन ऑपरेटेड साइट, मतलब बेबी को ऐसी पोजीशन देते हैं जिससे प्रेशर ना बन पाए। उसके बाद में देखते हैं इक्वेशन देखते हैं। इफ़ ICP इंक्रीज होता है 15 से 30 डिग्री हेड ऑफ बेड एलिवेटेड करते हैं और नॉर्मल फ्लैट पोजीशन हम देते हैं। उसके बाद में हमें इसमें कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली ऑपरेशन होने के बाद में हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, विजन लॉस हो जाता है बच्चे का, बिकॉज सेकंड क्रेलियन नर्व एंड थर्ड वेंट्रिकल से निकलती है। सेकंड जो ऑप्टिक नर्व होती है अपनी, वो थर्ड वेंट्रिकल से निकलती है, तो ऑप्टिक नर्व कंप्रेस या इंजर्ड हो जाती है, उस वजह से विजन लॉस हमें देखने को मिलता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। आप हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहें और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।